नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ के प्रकरण परिकल्पनाओं का प्रतिपादन का भाग 2, जिसमें आज हम परिकल्पनाओं के चर और उनकी भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे। परिकल्पना के चर। परिकल्पना के कथन में कई चर सम्मिलित किए जाते हैं। चरों को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परिकल्पना की पुष्टि हेतु दो महत्वपूर्ण बातें आवश्यक होती हैं: चर तथा चरों की व्यावहारिक परिभाषा। वैज्ञानिक शोध कार्यों में चरों को ही महत्व दिया जाता है। चरों की प्रकृति परिमाणात्मक होती है, गुणात्मक विशेषताओं को कम महत्व दिया जाता है। परिकल्पना चरों की भूमिकाओं को निर्धारित करती है। शोध के अनुसार चरों की भूमिकाएं बदलती हैं। साधारणतः चरों की भूमिकाओं के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है: स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मर्यादित चर, नियंत्रित चर, हस्तक्षेप चर। पहला है स्वतंत्र चर। यह वह चर होता है जो किसी वातावरण में क्रियाशील होता है और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह वह कारक होता है जिसका मापन किया जाता है और प्रयोग द्वारा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आश्रित चर या मानदंड चर से सहसंबंध स्थापित किया जाता है। आश्रित चर के परिवर्तन के लिए स्वतंत्र चर एक कारण होता है। स्वतंत्र चर सदैव अन्य चर को प्रभावित करता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है। इस चर को प्रयोगात्मक शोध में प्रयोगात्मक चर भी कहते हैं। परिकल्पना शिक्षा की कक्षा अंतःक्रिया तथा छात्रों की निष्पत्तियों से संबंधित होती है। इस परिकल्पना में अंतःक्रिया तथा निष्पत्ति दो चर सम्मिलित किए गए हैं। कक्षा अंतःक्रिया स्वतंत्र चर भूमिका निर्वाह करता है और निष्पत्ति आश्रित चर की भूमिका निर्वाह करता है। कक्षा अंतःक्रिया छात्रों की निष्पत्तियों को प्रभावित करती है और छात्र निष्पत्तियों से संबंधित है। अगला है आश्रित चर। किसी स्वतंत्र चर का प्रभाव जिस चर के आधार पर ज्ञात किया जाता है उसे आश्रित चर कहते हैं। आश्रित चर का मान स्वतंत्र चर के मान पर आधारित होता है, किसी परिस्थिति के परिवर्तन के परिणाम को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त परिकल्पना में छात्र निष्पत्ति आश्रित चर की भूमिका निर्वाह करता है। कक्षा अंतःक्रिया के प्रभाव का मापन छात्र निष्पत्ति के रूप में किया जाता है। स्वतंत्र चर की प्रभावशीलता का मापन आश्रित चर के रूप में किया जाता है। इस चर को प्रयोगात्मक शोध में मानदंड चर कहते हैं। अगला मर्यादित चर। मर्यादित चर एक विशिष्ट प्रकार का स्वतंत्र चर होता है। इसे गौण स्वतंत्र चर की संज्ञा भी दी जाती है। इस चर के चयन करने से प्राथमिक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में सहसंबंध ज्ञात करने में सहायता मिलती है। मर्यादित चर की परिभाषा एक घटक के रूप में की जाती है। शोधकर्ता इसका निरीक्षण इसलिए करता है जिससे शोध की परिस्थिति मर्यादित हो जाती है तथा सामान्यीकरण का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है, जैसे लिंग चर, सामाजिक आर्थिक स्तर, शहरी तथा ग्रामीण चर परिमित चर का कार्य करते हैं। बालक तथा बालिकाओं को सम्मिलित करने से शोध की परिस्थिति मर्यादित हो जाती है। अगला है नियंत्रित चर। प्रयोगात्मक शोध कार्यों में प्रयोगात्मक चर की प्रभावशीलता का अध्ययन नियंत्रित चर के संदर्भ में किया जाता है। प्रभावशीलता सापेक्षित होती है, अतः प्रभावशीलता के लिए जिस संदर्भ को प्रयुक्त किया जाता है उसे नियंत्रित चर कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन की प्रभावशीलता का अध्ययन परंपरागत शिक्षण विधि या प्रवचन विधि के संदर्भ में किया जाता है। परंपरागत शिक्षण विधि या प्रवचन विधि के संदर्भ में परंपरागत शिक्षण को नियंत्रित चर की भूमिका निर्वाह करनी होगी। प्रभावशीलता का आधार छात्रों पर निष्पत्ति माना जाता है। निष्पत्ति एक मानदंड चर की भूमिका निर्वाह करता है। हस्तक्षेप चर मध्यस्थ चर का स्वरूप अमूर्त होता है, इसलिए इसको सूझ से ही पहचाना जाता है। शैक्षिक शोध में मध्यस्थ चर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि न्यायाधीश की इकाई मानव अथवा छात्र होते हैं। उनकी अभिव्यक्ति अधिगम की प्रक्रिया का ढंग भिन्न होता है। आश्रित चर तथा मानदंड चर पर प्रभाव की मध्यस्थता करते हैं। छात्रों के अधिगम में उनका पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, परंतु इसका प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं होता है। जिस तथ्य का निरीक्षण करते हैं
उसके प्रभाव में मध्यस्थ चर विघ्न उत्पन्न करता है। इस प्रकार अभिवृत्ति, पूर्व ज्ञान, अधिगम प्रक्रिया, स्वभाव मध्यस्थ चर का कार्य करते हैं। शोध के चरों के चयन हेतु आधार। शोधकर्ता को सर्वप्रथम स्वतंत्र तथा आश्रित चर का निर्धारण करना होता है, तभी वह परिकल्पना का प्रतिपादन कर सकता है। स्वतंत्र तथा आश्रित चर का निर्धारण करने के बाद मर्यादित चरों का निर्धारण करता है तथा कुछ चरों को अचर मान लेता है। अपनी सूझ के आधार पर मध्यस्थ चरों पर भी विचार करना चाहिए, परंतु साधारणतः इस प्रकार के चरों पर ध्यान नहीं देते हैं। शोध के अंतर्गत अनेक चर निहित होते हैं, सभी को सम्मिलित करना संभव नहीं होता है, इसलिए कुछ चरों को बिल्कुल निकाल दिया जाता है और कुछ को अचर मान लिया जाता है। सीमित चरों को ही शोध में सम्मिलित किया जाता है, तभी शोध करना संभव हो पाता है। साधारण चरों के चयन में प्रमुख 3 आधार प्रयुक्त किए जाते हैं: सैद्धांतिक आधार, शोध प्रारूप, व्यवहारिक आधार। पहला, सैद्धांतिक आधार। शोधकर्ता चरों की भूमिका निर्धारण अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है, उसे अपने चरों की भूमिका हेतु सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करना होता है। मर्यादित चर के नियंत्रण निर्धारण में यह विचार करना होता है कि वह किस प्रकार प्रयोग करना है। इसको सम्मिलित करने से शोध सामान्यीकरण का क्षेत्र बढ़ सकता है। मध्यस्थ चर के निर्धारण में भी सैद्धांतिक आधार ढूंढना होता है। अगला, शोध प्रारूप। प्रयोगात्मक शोध में प्रारूप का विशेष महत्व होता है कि नियंत्रित तथा प्रयोगात्मक चरों का संपादन सही रूप में संभव हो सकेगा। शोधकर्ता नियंत्रण करने में समर्थ हो सकेगा, तभी प्रयोगात्मक शोध के निष्कर्षों की वैधता में प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों को नियंत्रित परिस्थिति में रखना संभव हो सकेगा, यह प्रमुख आधार माना जाता है। अगला, व्यवहारिक आधार। एक शोधकर्ता अपने शोध के सीमित चरों का ही अध्ययन कर सकता है। शोध को व्यवहारिक बनाने के लिए चरों का चयन करना होता है। शोध के चरों का मापन करना संभव होगा। यदि परीक्षण उपलब्ध नहीं है, तब शोधकर्ता उसकी रचना करने में समर्थ होगा। उनका विश्लेषण करना भी सुगम होगा। न्यायाधीश के छात्रों को प्रदत्तों के संकलन हेतु परीक्षण का प्रशासन शोधकर्ता की पहुंच के अंतर्गत होना चाहिए। शोध की व्यवहारिकता महत्वपूर्ण आधार होता है। परिकल्पनाओं के स्रोत। परिकल्पनाओं के स्रोत आवश्यक रूप से वही स्रोत होते हैं जिनसे समस्या का चयन किया जाता है। साधारण परिकल्पना का स्रोत सैद्धांतिक आधार होता है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता की सूझबूझ, अनुभव, कल्पना शक्ति, अध्ययन, अनुदेशन का नियोजन तथा वर्तमान अभ्यास होते हैं। परिकल्पना के प्रमुख स्रोत निम्न हैं: शैक्षिक क्षेत्र का विशिष्टीकरण, विभेदीकरण, अध्ययन, प्रकाशित शोध कार्यों का सारांश, विचार गोष्ठियां तथा शैक्षिक शोध के क्षेत्र, अनुदेशनात्मक कार्यक्रम, शोध के क्षेत्रों का विश्लेषण तथा समीक्षा करना, वर्तमान अभ्यास तथा उनकी आवश्यकता, शोध कार्यों का प्रचार प्रसार, शोध कार्यों के क्षेत्रों के अन्य संबंधित क्षेत्र। उपरोक्त स्रोतों के आधार पर परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है। इसके लिए दोनों तार्किक चिंतन क्रियाओं को शोधकर्ता प्रयुक्त करता है। यह प्रक्रिया निगमन चिंतन प्रक्रिया तथा आगमन चिंतन प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट होती है। जब सामान्य आकांक्षाओं हेतु किसी समस्या या घटना के लिए चरों के विशेष सहसंबंध पर पहुंच जाता है, तब उसे निगमन चिंतन प्रक्रिया कहते हैं। जब विशिष्ट आकांक्षाओं हेतु किसी समस्या या घटना के लिए चरों के सामान्य सहसंबंध पर पहुंच जाता है, तब उसे आगमन चिंतन प्रक्रिया कहते हैं। इसमें शोधकर्ता विशिष्ट निरीक्षण से चिंतन आरंभ करता है और सामान्य कथन जो चरों के सहसंबंध को प्रकट करता है उसे परिकल्पना कहते हैं। आगमन चिंतन प्रदत्तों एवं निरीक्षण या घटना से आरंभ होता है और परिकल्पना के प्रतिपादन की ओर अग्रसर होता है। निगमन प्रक्रिया के सामान्य परिकल्पना से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। परिकल्पना के मूल्यांकन हेतु मापदंड। कुछ परिकल्पनाएं अन्य की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती हैं। परिकल्पनाओं के मूल्यांकन के लिए अधोलिखित मानदंडों को प्रयुक्त किया जाता है।
परिकल्पना के कथन की व्यवहारिकता। परिकल्पना की इस विशेषता की परख के लिए अनेक मानदंडों को सम्मिलित किया जाता है। एक उत्तम एवं संतोषजनक परिकल्पना में तार्किक एवं सार्थक सहसंबंध को प्रकट किया जाता है। परिकल्पना की परख योग्य कथन। परिकल्पना में निहित चरों की परिभाषा व्यावहारिक रूप में की जानी चाहिए। इससे चरों के सहसंबंध का पूर्वाभास प्रकट करता है, जिसकी प्रदत्तों के आधार पर परख की जा सकती है। परिकल्पना के चरों का मापन किया जा सकता है। मापन के प्रकरण उपलब्ध होने चाहिए। कथन के क्षेत्र की पर्याप्तता। सबसे उपयुक्त परिकल्पना तथ्य के महत्वपूर्ण पक्ष की व्याख्या करती है और महत्वपूर्ण सिद्धांत के प्रतिपादन का क्षेत्र होता है। परिकल्पना की परख के परिणाम अधिक उपयोगी होते हैं। एक उत्तम प्रकार की परिकल्पना ज्ञात तथ्यों की व्याख्या ही नहीं करती है, अपितु मूल समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। असत्य परिकल्पना की उपयोगिता। परिकल्पना समस्या का सही समाधान हो यह आवश्यक नहीं। एक समस्या के लिए अनेक परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जा सकता है, परंतु उनमें एक परिकल्पना समस्या संतोषजनक उत्तर देती है। असत्य परिकल्पनाएं सत्य परिकल्पना तक पहुंचने में सहायक होती है। परिकल्पना के असत्य सिद्ध होने पर भी उसका विशेष मूल्य होता है। इसलिए शोधकर्ता को परिकल्पना को निरस्त होने पर निराश नहीं होना चाहिए। यह भी शोध का योगदान माना जाता है। परिकल्पना का आधार वर्तमान सिद्धांत होते हैं। एक उपयोगी परिकल्पना का आधार वर्तमान सिद्धांत होते हैं। जब कोई परिकल्पना सिद्धांत के अनुरूप होती है, तब वह नवीन ज्ञान के योगदान में सहायक होती है। कोई भी नवीन सिद्धांत वर्तमान ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। परिकल्पना शोध के उद्देश्य के अनुरूप होती है। शोध की प्रत्येक कल्पना उसके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है। प्रत्येक परिकल्पना का एक विशेष उद्देश्य होता है। प्रभावी परिकल्पना का यह महत्वपूर्ण मानदंड माना जाता है। परिकल्पना के कथन की सरलता। यदि किसी तथ्य की व्याख्या दो परिकल्पनाओं से की गई है, जो परिकल्पना का स्वरूप सरल है, उसे अच्छा माना जाएगा। सरलता से तात्पर्य परिकल्पना की जटिलता कम होना है। परिकल्पना के कथन के स्तर। एक वैज्ञानिक ज्ञान के 3 स्तर मानता है। प्रथम परिकल्पना, द्वितीय सिद्धांत, तृतीय अधिनियम। परिकल्पना किसी तथ्य की संभावित रूप में व्याख्या करता है। सिद्धांत चरों के सहसंबंध को प्रदर्शित करता है, जिसकी परख प्रदत्तों के आधार पर की जा चुकी है। तृतीय स्तर पर परिकल्पना की परख से नए अधिनियम का प्रतिपादन किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत अमूर्त प्रत्यय को प्रयुक्त किया जाता है। इसे ज्ञान का उच्च स्तर माना जाता है। परिकल्पनाओं की भूमिका। वैज्ञानिक अध्ययनों में परिकल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर परिकल्पना की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में हम बात करेंगे। एक, परिकल्पना तथा सिद्धांत का एक ही उद्देश्य होता है, परंतु परिकल्पना की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं का उल्लेख किया जाता है। परिकल्पना समाप्त नहीं होती है, अपितु शोध प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती है। परिकल्पना की विशेषताएं सिद्धांत के समान होती हैं। परिकल्पना एक संभावित सामान्यीकरण का स्वरूप होता है। परिकल्पना की पुष्टि की जाती है या निरस्त किया जाता है, परंतु सिद्ध नहीं की जा सकती है। परिकल्पना में शोध प्रक्रिया सम्मिलित होती है और आवश्यक प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है। शेष परिणामों का कथन परिकल्पना के संदर्भ के रूप में किया जाता है। परिकल्पना का कथन प्रयोगात्मक प्रारूप को विकसित करने में सहायक होता है तथा प्रदत्तों के संकलन के लिए दिशा प्रदान करता है। परिकल्पना शोध समस्या के समाधान को ज्ञात करने की अपेक्षा अपनी पुष्टि के लिए शोध प्रारूप को विकसित करती है। परिकल्पना के कथन संबंधी कुछ आपत्तियां हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। परिकल्पना का कथन शोधकर्ता महत्वपूर्ण परिकल्पना छोड़ जाता है। परिकल्पना के प्रतिपादन में शोधकर्ता महत्वपूर्ण चरों को छोड़ देता है, परिकल्पना में सम्मिलित नहीं करता है। परिकल्पना के कथन के बिना पुष्टि के सही प्रतीत होता है। दिशा युक्त परिकल्पना के लिए सैद्धांतिक आधार आवश्यक होता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में सैद्धांतिक आधार उपलब्ध नहीं होता है।
एक शोधकर्ता को परिकल्पना तथा सिद्धांत में अंतर करना आवश्यक होता है जब तक उसकी पुष्टि हेतु समुचित प्रमाण या प्रदत्त उपलब्ध न हो सके। परिकल्पना का प्रतिपादन शून्य में किया जाता है, परंतु उसकी परिस्थिति ऐसी हो जिसमें पुष्टि की जा सके। दिशायुक्त परिकल्पना की परिभाषा या कथन इस प्रकार देना चाहिए जिससे निहित चरों की भूमिकाओं को वास्तविक रूप में सम्मिलित किया जाए। परिकल्पना के कथन के समय शोधकर्ता आपत्तियों के समय जागरूक रहे। इन्हीं आपत्तियों के कारण शोधकर्ता दिशाविहीन परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करते हैं। परिकल्पना का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए जिससे उसकी पुष्टि की जा सके। ऐतिहासिक शोध में परिकल्पना। ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य होता है नए तथ्यों की खोज करना। इसके अंतर्गत अतीत की घटनाओं संबंधी तथ्यों की खोज की जाती है। परिकल्पना की पुष्टि से नए सिद्धांतों तथा अधिनियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए वैज्ञानिक शोध में परिकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिकल्पना की प्रकृति भविष्य के संदर्भ की होती है। इस प्रकार ऐतिहासिक शोध में परिकल्पनाओं का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। घटनोत्तर शोध में परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जा सकता है। यह अर्ध प्रयोगात्मक शोध माने जाते हैं। ऐतिहासिक शोध में तथ्यों का अर्थापन व्यक्तिनिष्ठ होता है। इन्हें गुणात्मक शोध माना जाता है। वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक शोध में यह प्रमुख अंतर होता है। परिकल्पना का सैद्धांतिक आधार होता है, वह ऐतिहासिक शोध में संभव नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त परिकल्पनाओं की स्थिति अवधारणाओं पर आधारित होती है। परिकल्पना की प्रकृति अनुभवजन्य होती है। नए तथ्यों की खोज, अतीत की घटनाओं का अध्ययन, सिद्धांत और अधिगम का निर्माण, परिकल्पना का सीमित उपयोग, भविष्य संदर्भ, घटनोत्तर उपयोग, अर्ध प्रयोगात्मक प्रकृति, व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या, गुणात्मक शोध, वैज्ञानिक शोध से अंतर, सैद्धांतिक आधार सीमित और अवधारणाओं पर आधारित परिकल्पनाएं ऐतिहासिक शोध में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षा अनुसंधान में परिकल्पनाओं का उपयोग। साधारणतः शैक्षिक शोध को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अतः परिकल्पना का उपयोग इस वर्गीकरण के रूप में हम समझ सकते हैं: प्रयोगात्मक शोध, सर्वेक्षण शोध, ऐतिहासिक शोध तथा तुलनात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध की हम बात करते हैं। परिकल्पना का प्रयोगात्मक शोध में महत्वपूर्ण स्थान है। बिना परिकल्पना के प्रयोगात्मक शोध कार्य नहीं किए जा सकते। प्रयोगात्मक शोध का नियोजन परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए ही किया जाता है। प्रयोग द्वारा प्रदत्तों का संकलन परिकल्पना की परख के लिए ही करते हैं। सर्वेक्षण शोध 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णनात्मक तथा व्याख्यात्मक। वर्णनात्मक सर्वेक्षण में परिकल्पनाओं का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि व्याख्यात्मक शोध में परिकल्पनाओं का विशेष महत्व एवं उपयोग होता है। इनके लिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे वर्णनात्मक शोध का उदाहरण अध्यापक शिक्षा के नवीन प्रवर्तन का सर्वेक्षण। इस शोध में परिकल्पना नहीं प्रतिपादित की जा सकती है। विवेचनात्मक शोध का उदाहरण शिक्षक की कक्षा अंतः प्रक्रिया का छात्रों की निष्पत्तियों का सहसंबंध। इस शोध में परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करना आवश्यक होता है और उनकी परख के लिए प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। अगला ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध में परिकल्पनाओं का उपयोग का उल्लेख पहले किया जा चुका होता है। इनमें परिकल्पनाओं का प्रतिपादन नहीं होता है। तुलनात्मक शोध की बात करते हैं। तुलनात्मक शोध को घटनोत्तर शोध भी कहा जा सकता है। इस प्रकार शोध कार्यों में परिकल्पनाओं को विशेष उपयोग होता है। इस प्रकार के शोध की प्रकृति विवेचनात्मक या प्रत्यात्मक होती है, अर्थात उनका विवेचन या उनका कॉन्सेप्ट अवधारणा प्रतिपादित की जाती है, जबकि ऐतिहासिक शोध प्रकृति की तथ्यात्मक होती है। इस कारण परिकल्पना का उपयोग नहीं किया जा सकता। परिकल्पनाओं के आधार पर इस प्रकार के शोध कार्यों का नियोजन किया जाता है। उपरोक्त संदर्भ में हमने देखा कि शिक्षा अनुसंधान में परिकल्पनाओं का किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जिनमें हमने पाया कि प्रयोगात्मक शोध में परिकल्पनाओं का उपयोग होता है। सर्वेक्षण शोध में भी परिकल्पनाओं का किस तरह हम उपयोग कार्य कर सकते हैं। ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत हम परिकल्पनाओं का उपयोग किस आधार पर करेंगे
और जहां तुलनात्मक शोध की बात आती है, तुलनात्मक शोध में हम एक चर का दूसरे चर के बीच में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इस क्लास में आपने देखा कि परिकल्पना के विभिन्न चर, उन चरों की उपयोगिता, उनका परिकल्पनाओं का शिक्षा अनुसंधान में उपयोग। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।